एक पेड़ पर बसा पूरा गांव। देखो गोमती, सीता मैया की दया से इस बार हमारी जमीन पर कितने रसीले टमाटर उगे हैं और कितनी हरी भरी साग भी उगी है। इसे ले जाकर बाजार में भाव के भाव भी बेचूंगा तो भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे। हाँ जी, फसल बेचकर जो भी मुनाफा होगा अनाज भरवा देंगे। हरिया टोकरी में सब्जियों को भरकर बेचने के लिए जाने लगता है। तभी अपने अपने पेड़ वाले घरों से गांव वाले झांकते उसे पुकारते हैं। ओ हरिया काका, सवेरे सवेरे इतनी ताजी भाजी लेकर कहाँ चल दिए? अरे काका, कभी हम पेड़ वाले गांव वालों को भी इतनी ताजी सब्जियां खिला दिया करो, बाजार का दाम हम ही दे देंगे। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, 2 पैसे कम या ज्यादा कहीं भी कमाना है। गांव वाले बाहर निकलकर हरिया से सब्जियां खरीदने लगते हैं। 2 आदमी रस्सी के सहारे पेड़ों पर टिके मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते और कुछ लोग लकड़ियां काटते नजर आ रहे थे। तभी जगिया रोते रोते बाहर आता है। माँ देखो, चीनी ने मेरी कॉपी फाड़ दी। मेरे पास तो गोंद भी नहीं है, अब इसे चिपकाऊंगा कैसे? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। दुकान नहीं है मगर हमारा ये पेड़ का गांव तो है मेरे राजा बेटा। ऐसे क्यों रोता है? पेड़ तो हर चीजों का भंडार है। पेड़ हमें क्या नहीं देता? फल, सब्जियां, गोंद, दवाई, लकड़ी, सब कुछ। मैं अभी तेरे पन्ने जोड़ देती हूँ। मधु पेड़ के तने से थोड़ा गोंद निकालकर कॉपी को चिपका देती है। पेड़ पर बसे इस अनोखे गांव को देखकर आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे। आखिर क्यों इस गांव के निवासी जमीन छोड़कर पेड़ों पर बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस गांव के इतिहास की पिछली कहानी को देखना होगा। जहां सुबह की मनोहर बेला पूरे रामनगर गांव में छाई हुई है। सूरज की किरण फूट चुकी है। पूरे गांव वाले गांव के जटाओं वाले विशाल बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। गांव वालों की मान्यता है कि पेड़ में देवता बसते हैं, इसलिए उनकी पीढ़ियां और पुरखे भी पेड़ों को पूजते आए हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो वृक्ष देवता, हमारे गांव पर अपनी दया कृपा बनाए रखना। क्या बात है मुखिया जी, आज बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं। खुशी की बात है गोमती बहन, इस बार हमारी अर्जी सरकार तक पहुंच गई है। बस एक बार सरकार की नजर हमारे गरीब गांव पर पड़ गई तो हमारे गांव की कच्ची जमीन पक्की जमीन में बदल जाएगी। हमारे भी गांव में पक्की सड़कें होंगी, पक्के घर होंगे। वृक्ष देवता करे ऐसा ही हो मुखिया जी। मैं तो मन्नत का धागा भी बांध रखी हूँ। रामनगर गांव के निवासी अतः गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में जमीन तो बहुत है मगर बंजर होने की वजह से कोई उन जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं उगा पाता है। साथ ही गांव के अंदर रोजगार का अवसर भी ना के बराबर मौजूद है। दुखियारी गांव वाले फिर भी हर दशा में एक दूसरे के दुख सुख में बने रहते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। देखते देखते सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और एक दिन बहुत ही भयंकर बर्फ का तूफान उठता है जिससे गांव के सारे घर उजड़ जाते हैं। सब लोग अपनी टूटे हुए झोपड़ियों में मड़ई को देखकर रोते और विलाप करते हैं। हे राम जी, क्या हो गया? तिनका तिनका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपना घर तैयार किया था और एक ही झोंके में हमारा गांव उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलिए सब लोग मुखिया जी के पास चलते हैं, अब तो उन्हीं का आसरा है। सारा गांव दुखी मन से मुखिया जी के पास आते हैं मगर उनका घर भी तूफान में उजड़कर मलबा बना हुआ था। सबकी आशाएं टूट गई थी। गांव में उस पुराने पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हे भगवान, ये ठंड सही नहीं जा रही है। चलो सब लोग पेड़ के नीचे चलते हैं। सब लोग पेड़ के पास आते हैं। तभी मुखिया जी पेड़ को एकटक निहारते हुए बोलते हैं, क्यों ना हम सब लोग इस पेड़ पर बस जाएं? इस बार इस कच्ची जमीन पर घास फूस का घर बनाने से बढ़िया हम इस पेड़ पर ही बस जाएं। मगर मुखिया जी, ये पेड़ पुरखों के जमाने से हमारे गांव में है। अंदर से खोखला होगा, इस पर बड़ी मुश्किल से कोई एक ही परिवार ही बस सकता है और पता नहीं ये पेड़ उसका भी भार सह पाएगा कि नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम इस पेड़ की शरण ले लें। दिन रात की बर्फीली बारिश से पूरे गांव की जमीन बर्फ की चादर में ढक जाती है और ठंड से बूढ़ों से लेके बच्चों तक का रोम रोम सिहर उठता है।
माँ, मुझे ठंड लग रही है, क्या हमारी मदद कर? से गर्म हवा निकलने लगती है जिससे सब अचंभा करने लगते हैं। ये ईश्वर की कैसी अद्भुत लीला है। इस पेड़ के अंदर से गर्म हवा हमको राहत पहुंचा रही है। तभी चमत्कार हो जाता है, पेड़ में आंख, नाक और मुंह बन जाता है। पेड़ गांव वालों से बात करने लगता है। तुमने और तुम्हारे पुरखों ने मुझे पूजा है और मेरे हरे भरे पेड़ बच्चों को अपनी जरूरत के लिए नहीं काटा, इसलिए मैं तुम लोगों का आभारी हूँ। आओ, अब से तुम सब मुझ पेड़ पर अपना घर बसा लो। देखते ही देखते सुनहरी रोशनी प्रकाशमान होती है और पेड़ जादू से विशाल घरों में बदल जाता है। हर एक डालियों पर खूबसूरत घर, झरना और खेत खलिहान बस जाता है। बूढ़े काका काकी से लेकर मनोहर का परिवार भी अपने घर में बस जाता है। माँ, पिताजी, हमारा ये पेड़ घर तो कितना सुंदर है। यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं है। माँ, पिताजी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ फल तोड़कर ले आती हूँ। मधु अपने पेड़ घर से बाहर निकलती है और गुच्छे में लगे फलों को तोड़कर अंदर ले आती है। तो वहीं चंपा भी पेड़ों की डालियों से लकड़ी ले जाती है। इस तरह पेड़ गांव में बसे गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव को देखने के लिए बाहर से पर्यटक गांव में आने लगते हैं। तभी बूढ़े रमवा काका बोलते हैं। कौन हो भाई, और इस तरह से हमारे गांव के अंदर कैसे घुसे चले आए हो? जी नमस्ते काका, मैं एज रिपोर्टर ही आपके पेड़ गांव की खबर में अखबारों में छापना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये सुनकर मुखिया जी खिसियाए मिजाज में बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं हमारे पेड़ गांव के बारे में खबर छापने की। जब मेरा गांव दुख मुसीबत परेशानी में था तो कोई हमारी मदद करने नहीं आया। चले जाओ यहाँ से। देखिए काका, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस खबर के बाद आपके इस पेड़ पर बसे गांव में मैं बदलाव लेके आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले उस पर्यटक को पूरा पेड़ गांव दिखाते हैं, उसका आदर भाव करते हैं। वाकई आप लोगों का पेड़ पर बसा गांव जमीन पर बसे गांव के मुकाबले बहुत सुंदर है और यहाँ कितनी सुकून और शांति है। खास करके इन चिड़ियों के चहचहाने की आवाज बहुत सुंदर है। इसीलिए तो हमारे गांव ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर यह अनोखा काम किया है। आज कल मानव अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन हमारे इस पेड़ ने हम बेघर गांव वालों को खुद ही अपनी छाया में घर प्रदान किया है। इसलिए हम यहीं पर बहुत खुश हैं। हमें पक्के घर नहीं चाहिए। इसके पश्चात रिपोर्टर गांव से चला जाता है। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव वालों की खबर हेडलाइंस बन जाती हैं, जिससे सरकार की नजर उस गांव पर पड़ती है और गांव के हालात बदल जाते हैं। सड़कें पक्की हो जाती हैं और सब लोग मिलकर पेड़ का धन्यवाद देते हैं। देखो, आज हमारे इस पेड़ ने हमें गरीबी से भी बचा लिया। अब हमारा गांव हर तरह से संपन्न हो रहा है। ठीक कहा हरिया चाचा, इंसानों के मुकाबले प्रकृति हमारा हर कदम पर साथ निभाती है। धन्यवाद प्यारे पेड़, तुमने कठिन समय में हमें शरण दिया। गांव वालों का धन्यवाद सुनकर पेड़ मुस्कुरा कर कहता है। चंपा, तुम लोगों ने हमें जीवन दान दिया है, मगर आज मानवता ही हमारा संहार कर रही है। लोग अपना आशियाना बनाने के लिए हमें काट डालते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे ही उनका कल है और हमसे उनका आज। हम नहीं तो वो नहीं। यदि हम मिट गए तो वो भी सांस नहीं ले पाएंगे, वो भी मर जाएंगे। मैं हमेशा इस गांव की मदद के लिए बना रहूंगा। पूरा गांव खुशियों से अपने मकानों में बस जाते हैं, लेकिन सुकून की तलाश में वह अपने पेड़ घर में भी आया जाया करते थे और जमीन से ज्यादा उन्हें पेड़ घर में शांति मिलती। तीसरी बार ये कैक्टस का कांटा मेरे हाथ में आकर लगा। इस बार तो खून भी निकल रहा है। अब कैक्टस है तो कांटे लगेंगे ही। रुको, मैं इस पर कपड़ा बांध देता हूँ। जितना हमने ये सब आसान सोचा था उतना आसान नहीं है। इस रेत से जो ठीक से बर्तन नहीं बना पा रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। जल्द से जल्द इस कैक्टस के अंदर हमें अपने रहने के लिए घर बनाना होगा, वरना हम कब तक इस तरह रेगिस्तान में यूं भटके रहेंगे। ऐसा भी क्या कारण रहा था इन सभी बहू की जिंदगी में, जो उन्हें रेत से घिरे रेगिस्तान में बड़े से कैक्टस पेड़ के अंदर अपने रहने के लिए घर का इंतजाम करना पड़ रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से आज हम इन सभी बहुओं की कहानी जानते हैं। ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है, अब हम लोग खाएंगे क्या? सुनिए जी, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं तो थोड़ा सा राशन ले आइए। अगर पैसे होते तो हम कब का राशन ले आते।
जब तक कहीं नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो ऐसे ही गुजारा चलाना होगा। ऐसे तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। परेशान मत हो, हम सभी भाई ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। 1-2 दिन में ही हम सभी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। अब जब तक हम लोग वहां से लौटेंगे तब तक के लिए हम सरपंच से कुछ पैसे ब्याज पर ले आते हैं। कुछ दिनों तक का गुजारा तो तुम लोग चला लेना। दोनों बड़े भाई आकाश रोहित अपने गांव के सरपंच के पास ब्याज पर पैसे लेने के लिए जाते हैं, जहां सरपंच पहले से ही एक गांव वाले को ब्याज पर पैसे दे रहा होता है। तुमने मुझसे 1000 रुपए लिए हैं और इसके ब्याज पूरा 500 रुपए हुआ। यहाँ पर अंगूठा लगा दो। और हाँ, मैं ब्याज के आधे पैसे पहले ही काट लेता हूँ, तो 1000 रुपए में से मैंने 250 रुपए काट लिए हैं। ठीक है मालिक। सरपंच मनोहर के इस धोखे को देख आकाश और रोहित दोनों हैरान रह जाते हैं। ये क्या सरपंच ही, आप तो मासूम गांव वालों के साथ इस तरह चालाकी करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं, ये तो गलत है। सरपंच जी, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हम आपके खिलाफ आपकी शिकायत करेंगे। अरे इस गांव का सरपंच हूँ और तुम लोग मेरे ही खिलाफ शिकायत करोगे? अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रोहित आकाश सरपंच से ज्यादा बहस नहीं करते और वो अगले दिन ही अपने सभी भाइयों के साथ बाहर काम के सिलसिले में चले जाते हैं। लेकिन सरपंच को इस बात का डर बैठ चुका था कि कहीं उसकी ये चालाकी पूरे गांव में न फैल जाए, इसलिए वो अब अपने सरपंच के बलबूते पर उन सभी बहुओं से जबरदस्ती उनका घर खाली करवाता है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप हमसे ही हमारा घर खाली करवा रहे हैं। आखिरकार हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी तक तो तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जल्द से जल्द तुमने अगर अपना यह घर खाली नहीं किया तो मैं तुम लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा, समझे? सरपंच और उसके गुंडों को देख सभी बहुएं काफी डर जाती हैं और अपना थोड़ा बहुत जरूरी सामान उठाकर गांव खाली कर देती हैं। सभी बहुएं चलते चलते रेगिस्तान की तरफ पहुंच जाती हैं, जहां चारों तरफ बस रेत ही रेत उड़ रही थी। इस रेगिस्तान में हम लोग कहाँ भटकेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ बस रेत है, कहीं हम इस रेत में ही मिलकर ढेर ना हो जाएं। ऐसा नहीं होगा पूनम, हमें कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम करना होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं, क्या पता हमारी कुछ आगे चलकर मदद हो जाए। काफी देर तक रेगिस्तान में पैदल चलने के बाद उन सभी बहुओं को रेगिस्तान में एक जगह दिखती है जो पूरी बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ से घिरी हुई थी। वो कैक्टस के पेड़ इतने ज्यादा बड़े थे जैसे मानो शहर में बनी कोई 20-25 माले की बड़ी बिल्डिंग हो। ये क्या, इतने बड़े बड़े कैक्टस के पेड़ भी होते हैं क्या? मैंने तो सुना था कि कैक्टस के पेड़ छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है, कैक्टस के पेड़ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे ये कैक्टस के पेड़ बड़े होने के साथ साथ काफी ज्यादा मात्रा में फैले हुए भी हैं, जैसे कोई बड़ा पेड़ लगा हो। ये कैक्टस का पेड़ ना होकर कोई मामूली पेड़ होता तो इसके अंदर हम रहने के लिए अपना घर बना सकते थे। लेकिन एक मिनट, मामूली पेड़ ही क्यों, हम कैक्टस के अंदर रहने के लिए भी तो घर बना सकते हैं। हमें बस छोटा सा कमरा और एक रसोई तो चाहिए। अलका, ये तुम क्या कह रही हो? मामूली पेड़ तक की बात ठीक थी, लेकिन भला कैक्टस के अंदर हम लोग घर कैसे बनाएंगे? हमने घर छोड़ने के समय अपना सारा जरूरी सामान ले लिया था। हम चाकू की मदद से कैक्टस को काटेंगे और इसके अंदर जाने के लिए दरवाजा बनाएंगे। साथ ही साथ हमारे रहने के लिए 2 छोटे छोटे कमरे और रसोई घर। माना इसमें काफी समय लग सकता है,